नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 29 मार्च 2025 यानी 29 मार्च 2025 का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक रेलवे या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के अंदर आप ये देखोगे इस क्लास में से करंट अफेयर में सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर अपन करंट अफेयर के 360 डिग्री को कवर करते हैं। इसी के साथ इस क्लास की पीडीएफ को आपको लेना है। क्यों लेना है पीडीएफ को? पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए आपको इस क्लास की पीडीएफ को लेना ही होगा, जो कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत मदद करेगा। क्योंकि रिवीजन टाइम में ऐसा तो है नहीं आप सारी क्लासेज वापस देखोगे, और जो इस क्लास को लेने का तरीका होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है उसको लेने का तरीका। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ? सबसे पहले तो इंद्र 2025 क्या है? एक नौसेना का अभ्यास है। क्या है? नौसेना का अभ्यास है। फर्स्ट चीज आपको ये आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो इंद्र 2025 है वो भारत और एक देश के मध्य हुआ था। इसका मतलब क्या है? ये एक द्विपक्षीय अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? द्विपक्षीय अभ्यास है। दो चीज, द्विपक्षीय अभ्यास है, इसका मतलब ये दो देशों के मध्य होता है। इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है, तो ये भारत और रूस के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। भारत और रूस के मध्य ये अभ्यास होता है, ठीक है। इसके बाद में युद्ध अभ्यास में से एक चीज पूछी जाती है कि किसी भी युद्ध अभ्यास का संस्करण कौन सा है, तो ये इसका 14वां संस्करण है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ये इसका 14वां संस्करण है? कब से कब तक होगा? 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक होगा। कल ये शुरू हो गया था। ठीक है, 28 मार्च से 2 अप्रैल आपने लिख लिया। कोई भी युद्ध अभ्यास होता तो किस जगह पे होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। चेन्नई के अंदर ये हुआ था। दो चरणों के अंदर युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसके अंदर पहले चरण के अंदर आदान प्रदान और खेल के साथ बंदरगाह चरण था। दूसरा था उन्नत नौसैनिक अभ्यास के साथ समुद्री चरण, यानी एक बंदरगाह चरण और एक समुद्री चरण। इन दो चरणों के अंदर ये हुआ था। एक समुद्री चरण था, एक बंदरगाह चरण था। ठीक है, इसके अंदर किसी भी युद्ध अभ्यास के अंदर कौन नौसेना का युद्ध अभ्यास है तो उसके अंदर कुछ जहाज भाग लेंगे। अगर वायुसेना का युद्ध अभ्यास है तो उसके अंदर वायुयान भाग लेंगे, ठीक है। और अगर थल सेना का तो उसमें तोपे वगैरह का नाम याद रखना होता है। पेजगा, रेजगी और अल्दार, ये जो 3 जहाज हैं वो रूस और भारत की तरफ से इसके अंदर भाग लिया था, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिए इंद्र 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 101% चाहे कोई सा भी एग्जाम दे देना। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये फैक्ट आपको जैसे तैसे करके याद करना है। क्वेश्चन क्या था? भारत और किस देश के बीच में इंद्र 2025 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ? भारत और रूस के मध्य। इसमें डिटेल फैक्ट क्या याद रखना है? एक तो इंद्र जो होता है ना, इंद्र युद्ध अभ्यास है, वो नौसेना का अभ्यास है, 2 देशों के मध्य होता है। इसका मतलब क्या है? ये द्विपक्षीय अभ्यास है। द्विपक्षीय अभ्यास है तो कौन से 2 देश है? भारत और रूस के मध्य हुआ था। अच्छा, 2025 में जो इंद्र हो रहा है उसका कौन सा चरण है इंद्र का? तो ये 14वां चरण है। 2025 के अंदर जो इंद्र 2025 हो रहा है वो इंद्र का 14वां संस्करण है। कब से कब तक? 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक ये होगा। कोई भी युद्ध अभ्यास होता है तो उसकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है। इसकी लोकेशन पूछ लो तो आप बता दोगे चेन्नई। यह जो युद्ध अभ्यास है ये 2 चरणों के अंदर संपन्न हुआ था। पहला चरण इसका समुद्री चरण है और जो दूसरा चरण है वो कौन सा है? बंदरगाह चरण है। इसके अंदर मैंने आपको बताया पेजगा, रेजगी और अल्दार। क्या पेजगा, रेजगी और अल्दार है।
वो रूस और भारत की तरफ से नौसेना के प्रमुख जहाज है जिन्होंने इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आपको लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है। जो इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ इस क्लास की पीडीएफ आप ले लिया करो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता जो कि अभी चल रही है, उसमें भारत की महिला पहलवानों ने कौन कौन से पदक जीते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछे जाते हैं। किसी एक प्रतियोगिता के अंदर किसी एक खिलाड़ी का नहीं पूछ के किसी एक वर्ग ने कितने मेडल जीते, जैसे पुरुषों ने कुश्ती में कितने जीते, बैडमिंटन में कितने जीते, एक साथ पूछ लिए जाते हैं। उसी प्रकार जो भी एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है उसके अंदर भारत की जो महिलाएं हैं, भारत की जो महिला पहलवान है, उन्होंने कौन कौन से पदक इस प्रतियोगिता के अंदर जीते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने एक तो रजत पदक जीता और 2 कांस्य पदक जीते, ये आपको ध्यान रखना है। क्या जीता है? 1 रजत और 2 कांस्य। अब मेरा काम क्या बनता है? मेरा काम ये बनता है कि किसने कौन सा पदक जीता उसके बारे में आपको जानकारी दूं। तो मैं अब जानकारी देता हूं आपको, 1 मिनट। सॉरी भाई, छींके सी आने लग गई हैं। रितिका नाम की खिलाड़ी है, उन्होंने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता था। तो रजत किसने जीता था? रितिका ने। याद कर लोगे, रजत और रितिका आर से शुरू होते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने बताया 2 कांस्य पदक जीते गए थे। अब 2 कांस्य पदक जीते तो यानी 2 लोगों ने जीते, या तो या एक ने 2 बार जीता है। तो जो किर्गिस्तान की एप्री मेडल्ड काजी है, उन्होंने हरा दिया था फाइनल के अंदर रितिका को। इसकी वजह से रितिका गोल्ड नहीं जीत पाई और क्या जीत लिया? रजत जीत लिया। बहुत करीबी मार्जिन के साथ में रितिका यहाँ पर हारी थी, वरना गोल्ड भी जीत सकती थी। मुस्कान 59 केजी है, मुस्कान 59 केजी, सुनना। मुस्कान नाम लेते डर गए आप? अभी वो ड्रम के अंदर डाला था उसका नाम मुस्कान ही तो था, तो वो ये मुस्कान नहीं है भाई। जरूरी नहीं है, नाम से कुछ नहीं होता है। मुस्कान नाम सुनते ही ऐसे डर गए आप, तो बोले ये मेडल भी जीत गई क्या? वो मुस्कान नहीं है, ये दूसरी मुस्कान है। और इनका इवेंट है 59 केजी। देख लो नाम से क्या होता है बताओ, आदमी काम और अपने कर्मों से पहचाना जाता है। एक मुस्कान है जो अपने नेवी में, मर्चेंट नेवी में जो उनका पति था उनको काट के, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर काट के ड्रम में सीमेंट के साथ पैक कर रही है। एक मुस्कान दूसरी है जो एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की तरफ से कांस्य पदक लेके आई है। नाम से कुछ नहीं होता, आदमी अपने कर्मों से जाना जाता है। ठीक है, 2 कांस्य पदक में से एक मुस्कान ने जीता है 59 केजी। एक मानसी लाठेर नाम की खिलाड़ी है, भारत की है मानसी लाठेर। इनका जो मैं आगे वर्क लगा रहा हूं ना 59 केजी, तो ये याद करने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट बेस। अच्छा, कांस्य में कहाँ चला गया? 2 कांस्य पदक जीते गए थे और ये पीछे टच होते ही उड़ जाता है। 1 रजत पदक जीता गया था, रजत पदक रितिका ने जीता था। 2 कांस्य पदक जिसमें से एक मुस्कान ने 59 केजी में, एक मानसी लाठेर ने 68 केजी के अंदर कांस्य पदक जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है उसके अंदर भारत की महिला पहलवानों ने 3 मेडल जीते हैं अभी तक, 1 रजत और 2 कांस्य। रजत पदक रितिका ने जीता है, कांस्य पदक में मुस्कान ने 59 केजी में और मानसी लाठेर ने 68 केजी के अंदर कांस्य पदक जीता है। मुस्कान ने मंगोलिया की अल्टजिन टोग नाम की एक खिलाड़ी है उसको हराया है, और लाठेर ने कजाकिस्तान की इरिना काजुलिया को हराया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसको हराया ये नहीं पूछा जाता। भारत ने अब तक 5 पदक जीते हैं, जिनमें से ग्रीको रोमन कुश्ती में 2 पदक हैं और 3 पदक ये नॉर्मल कुश्ती में है। तो अभी तक कुश्ती में टोटल 5 पदक जीते हैं, लेकिन उसमें से 3 ये इंपॉर्टेंट है। 2 जो पदक थे वो ग्रीको रोमन कुश्ती के अंदर जीते गए थे, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। रजत रितिका ने 2 कांस्य, जिसमें से मुस्कान ने 59 केजी में, मानसी लाठेर ने 68 केजी में। अब यहाँ से क्या है कि वाइड क्वेश्चन बनने की संभावना है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मानसी लाठेर का संबंध किस खेल से है, ठीक है, मुस्कान का संबंध किस खेल से है, रितिका का संबंध किस खेल से है, कौन से इन्होंने पदक जीते हैं, किस प्रतियोगिता में जीते हैं, 59 केजी, 68 केजी, इनके इवेंट भी आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, कि किस खिलाड़ी ने किस इवेंट के अंदर पदक जीता है। ठीक है,
इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ अपन क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस के साथ उन चीज़ों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में बिहार राज्य के लिए किस अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने दी है, पहले तो ये ध्यान रखना राज्य की कैबिनेट ने नहीं, केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार राज्य के लिए, बिहार राज्य में नदी जोड़ो परियोजना के तहत 2 नदियों को जोड़ने के लिए एक परियोजना लॉन्च की गई है। वो नदियां कौन कौन सी आपसे ये पूछा है, कोसी और मेची लिंक परियोजना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना इसको पूरा नाम रखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट ने PMKSYV के अंतर्गत जो ये नदी जोड़ो परियोजना है, इसके अंतर्गत कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना है उसको मंजूरी दे दी है, जिसमें मार्च 2029 तक, कब तक, मार्च 2029, मार्च 2029 तक इस परियोजना को पूरा करना है और इसको जल्द से जल्द शुरू करना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ सहायता राशि भी दी है, 3,652 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने, 3,652, इतने मतलब 3,652 CR दिए हैं जिनको आपको इस परियोजना में खर्च करना है, और ये केंद्र की तरफ से इस परियोजना के लिए सहायता है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, बिहार का एक जो अरिया पड़ता है, अररिया जिसको बोलते हैं या अरिया जिसको बोलते हैं, मैं जो लोकेशंस बताऊंगा उसको याद रखने की कोशिश करना। पूर्णिया जिला पड़ता है बिहार में, ठीक है, पूर्णिया अभी हाल फिलहाल के दिनों में काफी डेवलप्ड होने जा रहा है। किशनगंज और कटिहार, किशनगढ़ और किशनगंज अलग अलग है। किशनगढ़ तो अपने राजस्थान में है और ये किशनगंज है, क्या है, किशनगंज है। इन जो ये 4 जिले मैंने आपको बताए, इसके अंदर 2,10,516 हेक्टेयर भूमि को, कितनी, 2,10,516 जो हेक्टेयर क्षेत्र है उसको कवर करने के लिए, उनको सिंचाई प्रदान करने के लिए इस परियोजना को लागू किया गया है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें से कोई सा भी इफेक्ट बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, अभी केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में, क्या कल की बात है, बिहार राज्य के लिए किस अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है। उसके अंदर मैंने आपको बताया कोसी मेची लिंक परियोजना, ठीक है, जिसका एक्चुअल में नाम क्या रखा गया है, कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना, उसको मंजूरी दे दी है। डेडलाइन दी गई है मार्च 2029, बोला मार्च 2029 तक इसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए केंद्र ने 3,652 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की है, बोले 3,652.56 करोड़ रुपए, प्रॉपर डाटा की बात करूं तो इतने पैसे केंद्र सरकार इसके अंदर दे देगी। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों के अंदर 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए कवर करना है। इन दोनों को, कोसी और मेची को इंट्रा स्टेट लिंक के माध्यम से 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करनी है। कौन कौन से बिहार के जिलों में करनी है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के अंदर करनी है। अब बताओ इससे बाहर क्वेश्चन क्या जाएगा, 2,10,516 अगर आपको याद है, 4 जिले आपको अगर याद है, मार्च 2029 याद है, 3,652 करोड़ रुपए आपको याद है, बिहार राज्य आपको याद है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से इसको कवर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में कितनी राशि के वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। ये मंजूरी भी कल ही दी गई है, ठीक है। 22,919 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 22,919 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को लागू किया है। क्या है योजना का नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना। फंड कितना रखा गया है, फंड रखा गया है 22,919 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या होगा, 59,350 करोड़, कितने, 59,350 करोड़, 59,350 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है इस योजना की। यानी इतना तो लेना है इन्वेस्टमेंट बाहर से। ये योजना लागू करें इससे इन्वेस्टमेंट का मतलब हर किसी सेक्टर में नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र के अंदर
59,350 करोड़ रुपए का क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट लेना है। इसके अलावा 45,65,000 लगभग, वहां पर एक डाटा ये भी लिखा था कि इसके अंदर हम 91,600 प्रत्यक्ष रोजगार इसमें पैदा करेंगे। ये सर प्रत्यक्ष रोजगार क्या होता है? और यानी इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सीधे 91,600 रिक्रूटमेंट लेंगे। इतने तो सीधी सीधी वहां पर नौकरियों की जरूरत होगी। घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाना है, यानी भारत की जीडीपी को भी बढ़ाना है। भारतीय कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इंटीग्रेटेड करना है, उनके साथ जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना लागू की है। 22,919 करोड़ रुपए का फंड है। इसके अंदर 59,350 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की कोशिश की जाएगी और 91,600 है वो प्रत्यक्ष रोजगार है वो पैदा किए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई? यहां तो कोई दिक्कत, ये डाटा एक बार वापस आप याद कर लेना अच्छे से। एक इसमें डाटा मैं आपको बताना चाहता हूं जो बार बार मेरे उससे स्लिप हो रहा है। 4,56,350 करोड़ रुपए का एक अलग से पैसे इससे निकालने हैं लगाने के बाद वापस। ठीक है, जिसको बोलते हैं उत्पादन सर्जन जिसको बोलते हैं, यानी 4,56,500 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन भी इससे करना है। इसके अलावा 59,350 करोड़ रुपए का निवेश लेना है इसमें और 91,600 प्रत्यक्ष रोजगार इस योजना के अंदर लेना है। ये पूरी योजना है जिसके मैंने एक्चुअल में जो फैक्ट एंड फिगर थे वो बताने की कोशिश की। भारत सरकार ने इसके लिए 22,919 करोड़ रुपए का वित्त दिया है। अब देखिए, जब किसी भी क्वेश्चन में इतने डाटा एक साथ आ जाते हैं, इतने फैक्ट एक साथ आ जाते हैं, तो मुझे पता है याद नहीं होता। उसका याद करने का तरीका यही है, इस क्लास को देखने के बाद में ये जो इस क्लास की पीडीएफ है उसको आप कम से कम 3 बार पढ़ें। अगर उस पीडीएफ को एक बार भी पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में 2 बार एक्स्ट्रा उसको पढ़ें, तभी आपको ये फैक्ट याद होंगे, अदरवाइज नहीं होते हैं ये फैक्ट याद। मैं 10 बार पढ़ता हूँ ना इन फैक्ट को, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं क्लास के अंदर एक आधा फैक्ट है जो स्लिप हो ही जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इस क्लास की पीडीएफ को लेना है। पीडीएफ मिलेगी कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नंबर है ना 9887809083, आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। उसके बाद में आपको खुद ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे या आप को एक लिंक सेंड कर देंगे जिससे आप खुद ज्वाइन हो जाना उसके अंदर। उसके बाद में डेली क्लास के बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर पीडीएफ मिलती जाएगी, मंथली पीडीएफ भी मिल जाएगी। 1 तारीख को अपनी मंथली पीडीएफ आ जाती है, बेशर्त 1 तारीख को अगर संडे ना हो तो। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो मिलेंगे अपनी इस वेबसाइट पे। जल्दी से जाना, गूगल पे जाके इस वेबसाइट को सर्च करना, सबसे ऊपर अपनी वेबसाइट आएगी। ठीक है, लगभग इस प्रकार का कुछ लोगो दिखेगा, देख लेना। ये थोड़ा हमने ब्लर कर रखा है ताकि चीज़ें साफ दिख जाए। और उस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। नोट्स बड़े ही शानदार हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बुकलेट की फॉर्मेट में मिलेंगे, आपके घर पे उसको डिलीवर करवा देंगे। डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, डिलीवरी चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये है अपना इंस्टाग्राम, infusion/notes के नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसको फॉलो कर लोगे तो क्या होगा, बाय द वे किसी दिन अगर आप क्लास नहीं ले पाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप वहाँ पे जाके उसकी शॉर्ट समरी चेक कर लें। क्या कर लें, शॉर्ट समरी आप वहाँ पर जाके उसकी देख लें। डेली की डेली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो अपलोड कर देते हैं, बाकी और भी एजुकेशनल न्यूज आती रहती है, तो आप इसको फॉलो कर लेना, सारी चीज़ें आपके अपडेट रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अंग प्रत्यारोपण से संबंधित अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2025 पारित किया है? एक नया विधेयक आया है, अभी एक राज्य सरकार ने इस विधेयक को पारित किया है, अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2025। अब आपसे पूछा है ये किस राज्य ने किया है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। तेलंगाना अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2025 को राज्य के नियमों के अंदर केंद्रीय अधिनियम के साथ इसको जोड़ा गया है और इसको पारित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, अवैध अंग व्यापार पर अंकुश लगाना। अवैध तरीके से जो शरीर के अंगों का व्यापार हो रहा है, जैसे कोई किडनी बेच रहा है, कोई कुछ ही बेच रहा है, मतलब जो भी है, उस पर अंकुश लगाने के लिए और उसमें जो भी अंग व्यापार होता है उसके अंदर पार्शलिटी लाने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इस विधेयक को लाया गया है, अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2025। तेलंगाना सरकार ये विधेयक लेके आई है। इस विधेयक में अंग तस्करी के लिए दंड को बढ़ा दिया गया है, पहले जो दंड था उसको बढ़ा दिया गया है। इस विधेयक में एक इंपॉर्टेंट चीज ये दी गई है कि जो दादा दादी होंगे वो पोते पोतियों को अंग दान करने की अनुमति है उनको। ठीक है, एक अलग से लाइन लिखी थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो इस विधेयक के अंदर अंग तस्करी के लिए
दंड है उसको बढ़ा दिया गया है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट प्रावधान है, दादा दादी है वो अपनी स्वेच्छा से पोते पोतियों को अंगदान कर सकते हैं, उसकी अनुमति है। और मस्तिष्क मृत्यु घोषणा मानदंडों का विस्तार भी इसके अंदर कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है और इसी के साथ अंग प्रत्यारोपण की जो भी सेवाएं हैं उसमें सुधार करने के लिए अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2025 पारित किया गया है। तो इसके बारे में सारे फैक्ट एंड फिगर आप ध्यान रखोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार ने वित्त वर्ष 2026 की पहली 6 माही में कितने रुपए के ऋण की योजना बनाई है। अच्छा, कितने ऋण की योजना बनाई, इसका मतलब क्या है, सरकार ऋण देगी? नहीं, सरकार को खुद को भी तो ब्याज पे पैसे चाहिए ना। ये सरकार खुद ऋण ले रही है तो बड़ा ऋण ही लेगी, इसीलिए इतने बड़े बड़े फैक्ट लिखे हुए नीचे। वित्त वर्ष 2026, हमेशा वित्त वर्ष कब से शुरू होता है आपको पता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। कल नहीं, कल संडे, परसों मंडे, उससे अगले दिन, 2 दिन बाद में नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा 2026। क्योंकि वित्त वर्ष हमेशा कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। जिसको आप अप्रैल फुल बोलते हो ना, उसी 1 अप्रैल से क्या होता है, नया वित्त वर्ष शुरू होता है। तो 2026 की जो पहली 6 माही होगी उसके अंदर सरकार को कितने रुपए का ऋण चाहिए भाई, बताओ, लगाओ एक आइडिया, तुक्का लगाओ, तुक्का तुक्का लगाओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सर इतने ऋण की आवश्यकता हो सकती है? 8 लाख करोड़ रुपए लेंगे ऋण के रूप में। कितना लोन लेंगे? 8 लाख करोड़ रुपए का लोन लेगा भारत जो भारत सरकार है वो 2026 की पहली 6 माही के लिए मात्र। दूसरी 6 माही के लिए फिर देखेंगे, 12 महीने का होता है एक वित्त वर्ष, तो पहले 6 महीने के लिए तो हमें 8 लाख करोड़ रुपए चाहिए। वर्तमान में सरकार के पास राजस्व की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए वित्त वर्ष 2026 की जो पहली 6 माही होगी उसके अंदर सरकार 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेगी। ठीक है, जो कि इस वर्ष के लिए कुल 14.82 लाख करोड़ रुपए के उधार का 54% है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना। वित्त मंत्रालय की घोषणा के हिसाब से उधार के अंदर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए इसके अंदर हम शामिल करेंगे। वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% होने का अनुमान है। ये अनुमान बताया जा रहा है कि जो राजकोषीय घाटा होगा वो सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते हैं उसका कितना होगा, 4.4% होगा। और जो वित्त वर्ष 2025 है यानी अभी जो साल चल रहा है जो 2 दिन बाद में खत्म होने वाला है, फिर सर ये 2025 के अंदर तो अनुमान नहीं, एग्जैक्ट फिगर आ गए होंगे, तो 2025 के अंदर 4.8% रहा था। क्या रहा था सर? ये राजकोषीय घाटा। लेकिन ये प्रतिशत किसका है? जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसके प्रतिशत में राजकोषीय घाटा 2025 में 4.8 है और बोला है कि 2026 में 4.4 होने का अनुमान है, लेकिन होगा कितना, वही 4.8 तक पहुंच जाएगा। अनुमान हमेशा अच्छे ही लगाए जाते हैं सरकार की तरफ से। आपको ध्यान ये रखना है, सरकार ने राजस्व की कमी को दूर करने के लिए वित्त वर्ष 2026 की पहली 6 माही में 8 लाख करोड़ रुपए के ऋण की योजना बनाई है, जिससे कि वर्ष की कुल जो 14.82 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेने की जो योजना है उसका 54% हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। जिसमें से उधार में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से 10,000 करोड़ रुपए शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय जो घाटा होगा वो सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% होने का अनुमान है, लेकिन जो पिछला वित्त वर्ष था 2025 उसमें 4.8 हुआ था, यानी 0.4% की कमी का अनुमान है। लेकिन देखते हैं जब होगा तब देखा जाएगा। हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है जो कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर गेंदबाज थे, उनका नाम बताओ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पीटर लीवर का अभी निधन हुआ है। 84 वर्ष की एज में इनका निधन हुआ है। ये कौन है? तो ये इंग्लैंड के महान क्रिकेटर हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपसे सीधा ये पूछा जाएगा अभी हाल ही में पीटर लीवर का निधन हुआ, उनकी आयु कितनी थी? 84। पूछ लेते हैं कभी कभार, ऐसा फैक्ट भी पूछ लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, पीटर लीवर का संबंध किससे था? ये क्वेश्चन ज्यादा हिट बनता है इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। पीटर लीवर एक क्रिकेटर थे, कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है 84 ईयर की एज के अंदर। ठीक है, कुछ छोटी मोटी बीमारियां थी उसके चलते हुए। इंग्लैंड और लंकाशायर की टीम के अंदर ये खेला करते थे। लंकाशायर के लिए लगभग इन्होंने 1000 विकेट ले रखे हैं। इंग्लैंड के लिए 17 टेस्ट मैचों में इन्होंने 41 विकेट लिए थे। ठीक है, 1970 और 71 के बीच में जो एशेज सीरीज हुई थी उसके अंदर इन्होंने वनडे के अंदर बहुत ही शानदार अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लंकाशायर हॉल ऑफ
फ्रेम के अंदर ये शामिल हैं और ये इंग्लैंड के बॉलिंग कोच रह चुके हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पीटर लीवर, महान क्रिकेटर हुआ करते थे पीटर लीवर, और इनका भी निधन हो गया है 84 ईयर की एज के अंदर, 84 साल की उम्र के अंदर। और ये कहाँ से हैं? इंग्लैंड के हैं, लंकाशायर की टीम में खेल चुके हैं, लंकाशायर के लिए 1000 विकेट ले चुके हैं, इंग्लैंड के लिए 17 टेस्ट मैचों में 41 विकेट ले चुके हैं। 1970 और 71 के बीच में जो एशेज हुआ था उसके अंदर इनकी इंपॉर्टेंट भागीदारी रही थी। इसके अलावा लंकाशायर हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया जा चुका है, और इंग्लैंड के बॉलिंग कोच के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ाया था 2 दिन पहले, और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रिवीजन की दृष्टि से वापस लेके आया हूँ। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की 2024 की लघु फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो दूध गंगा घाटी की मरती हुई जीवन रेखा। मैंने आपको बताया था एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 2024 की लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार प्रदान किए थे, जिसके अंदर इंजीनियरिंग अब्दुल रशीद भट्ट की मूवी थी दूध गंगा घाटी की मरती हुई जीवन रेखा, उसको 2 लाख रुपए और प्रथम पुरस्कार के रूप में दिए गए थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कदारपा राजू की मूवी थी फाइट फॉर राइट्स, और श्री आर रविचंद्रन की गोड मूवी थी, उनको दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया था। 4 फिल्मों को विशेष उनके योगदान के लिए उल्लेख प्रमाण पत्र दिए गए थे, जिसके अंदर उनको कितनी राशि दी गई थी? 50,000 रुपये प्रति फिल्म दी गई थी। तो ये मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा था, जिसको मैंने आपको रिवीजन की दृष्टि से करवाया है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा? नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। जब आप अच्छे कमेंट करते हो, आपके अच्छे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं, तो मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है, एकदम गदगद हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब कमेंट भी आपको करना है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी वो तरीका मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। पीडीएफ आप लो ही लोगे। कोई भी चीज़ अगर मेरी क्लास में आपको समझ में नहीं आती है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लगभग इस प्लेटफॉर्म पे मैं इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, इन्फ्यूजन नोट्स की, इस पे लगभग मैं आपको 6-7 महीनों से पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और भी पढ़ते होंगे मेरे से, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पिछले 6-7 महीनों से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आज तक तो आई नहीं है, आगे भी मुझे उम्मीद रहेगी नहीं आएगी। अगर आती है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। कल नहीं, परसों अपनी इस महीने की लास्ट क्लास होगी मार्च की, और उसके बाद में फिर अपन मंगलवार से अप्रैल के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, कल क्यों नहीं होगा? कल संडे को अपनी क्लास नहीं होती है। मिलते हैं परसों वापस नए सेशन के साथ। तब तक क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ को लेकर उसका कम से कम 2-3 बार रिवीजन करना है। ऐसे नहीं एक बार रिवीजन कर लोगे, 2-3 बार रिवीजन करो अच्छे से। आगे एग्जाम ही एग्जाम है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये क्लास आपको याद रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।